हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने जो एक नया सफर शुरू किया है न्यू एनसीईआरटी से क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की, उसका हम एक पड़ाव पूरा कर चुके हैं। मैंने आपको जो पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको रिविजन करवाने वाली हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यही हमारा पढ़ने का तरीका होगा। देखिए, न्यू एनसीईआरटी है तो मैं आपको कंटेंट से नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको पीडीएफ से एज इट इज पढ़ाऊंगी, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या जो है चेंजेस हुए हैं न्यू एनसीईआरटी में। मैंने आपको पिछली सारी क्लासेस में एक एक लाइन को ना, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैडम फेंक रही है, तो एक बार जाके ना चुपचाप से देख लो वो सारी क्लासेस, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, उसके बाद आप इस क्लास में आना, क्योंकि ये है रिवीजन क्लास। ठीक है, तो आज हम जो है वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, हो जाती है बात खत्म। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर, मतलब कि सेकंड चैप्टर। लेकिन अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार रिवीजन में आपको करवा देती हूँ। देखिए, क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान, चैप्टर 1 है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स। ओके, ठीक है, तो चलते हैं भाई शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर में। आपको अच्छे से याद होगा, अभी तो पढ़ा है, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, 2-3 दिन मैंने आपको पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो मानचित्र है, उसके घटक हैं, अक्षांश के बारे में पढ़ा था, देशांतर के बारे में पढ़ा था। बहुत मजे से अच्छा हंसी मजाक करते हुए हमने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हंसी हंसी मजाक में। ठीक है, आप बोर भी नहीं होंगे आई होप, और आपको हर चीज जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी हम जो है वो रिवीजन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है? मानचित्र और उसके प्रकार। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मानचित्र और उसके प्रकार। तो मानचित्र क्या है हम देख लेते हैं। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। तो आपको ये याद रखना है कि मानचित्र क्या होता है भाई। मानचित्र जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है, मतलब हम प्रतीकों के माध्यम से चित्र बना देते हैं, वो बन जाता है एक मैप, एक मानचित्र। ठीक है, फिर आता है एटलस। भाई एटलस मैंने आपको बताया था कि एक मोटी सी किताब होती है जिसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं, बहुत सारे मानचित्र होते हैं। तो एटलस जो है वो मानचित्रों की एक पुस्तक होती है। ठीक है, मुख्य रूप से मानचित्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 प्रकार के मानचित्र बताए थे, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला नंबर 1 है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में मैंने आपको क्या बताया था? जो भी भौतिक आकृतियां है ना, जैसे कि पहाड़ है, पर्वत है, नदियां, नाले, जो भी आपको दिख रहा है, ये सब भौतिक आकृति जो प्रकृति ने बनाई है, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, उनका अगर हम नक्शा बनाते हैं तो वो कहलाएगा भौतिक मानचित्र। इसमें आ जाती हैं प्राकृतिक आकृतियां, जैसे कि पर्वत है, नदियां हैं, ठीक है, महासागर है, ये सब किस में आएगा? आपके भौतिक मानचित्र में। बात आ गई यहाँ तक। फिर आता है दूसरे नंबर पर राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र जो था, इसमें क्या था भाई? देशों के नाम आएंगे, ठीक है, राज्य आएंगे, उनकी सीमाएं आएंगी, नगर आएंगे। ठीक है, तो ये है कि हम या तो एक ऐसा मैप बनाए जिसमें देशों के नाम हो, ठीक है, देशों के नाम हो, राज्यों के नाम हो, उनकी राजधानियां हैं, उनकी सीमाएं हैं। तो ये सब जो है ना, वो कौन सा मानचित्र दर्शाता है? वो दर्शाता है राजनीतिक मानचित्र। फिर नंबर 3 पर हमारे पास आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र मैंने आपको बताया था, ये जो होते हैं स्पेसिफिक किसी एक विशिष्ट चीज को लेकर के बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको वर्षा के लिए बनाना है तो आप सिर्फ उस मैप पे वर्षा को ही दर्शाओगे। ठीक है, वर्षा के अलावा आप वन के लिए बना सकते हो। ठीक है, वन का आपने बना दिया, जलवायु को लेकर बना सकते हो, जनसंख्या को लेकर बना सकते हो। कोई भी एक टॉपिक आपने चूज कर लिया और आप कहोगे कि मुझे तो अब इस टॉपिक पे ही पूरा मानचित्र तैयार करना है कि पूरे भारत में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो वो जो एक हम पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं वो होता है थीमेटिक मानचित्र। बात आ गई, मानचित्र पढ़ा, मानचित्र के प्रकार पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा था मानचित्र के घटक। ठीक है, अब मैं अगर घटक की बात करती हूँ तो मैंने मानचित्र के 3 घटक आपको बताए थे, वो थे 3 बहन भाई। ठीक है, एक थी आपकी दूरी, और एक थी दिशा, और इनका इकलौता भैया था प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इन तीनों बहन भाइयों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो हम दूरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसे स्केल की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, हमें दूरी को किसकी सहायता से मापते हैं? स्केल की सहायता से। उदाहरण के लिए मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन के 500 मीटर के बराबर हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बहुत लंबी दूरी को अगर हम कागज पर लिखेंगे तो हमें स्केल लेना पड़ेगा। हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई 500 मीटर है, ठीक है, या फिर 500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको मैं कागज पे लूंगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, मतलब कागज पे अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है ना, तो ये जमीन पे कितनी दूरी का प्रतिनिधित्व कर रही है? 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने एक स्केल के बारे में बताया था कि बहुत बड़ी दूरी का जो हम है, कागज पे तो लिख नहीं सकते इतनी बड़ी दूरी को। ठीक है, इतनी लंबी लाइन कैसे खींचेंगे एक छोटे से कागज पर? तो हम स्केल ले लेते हैं। ठीक है, स्केल हम कितना भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बस ऐसा कि मैप जो है वो मैप लगे और आपके जो प्रॉपर जो आपकी कॉपी है उस पर आ जाए वो। ठीक है, इतना बड़ा हमें स्केल लेना होता है। फिर दूसरे नंबर पर आती है दिशा। ठीक है, डायरेक्शन।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये मैंने आपको 4 दिशाएं समझाई थी। ठीक है, 4 दिशाओं के अलावा मैंने आपको इनके जो बीच में जो दिशाएं थी ये भी समझाई थी। ये आपकी थी उत्तर, ये आपकी थी दक्षिण, ठीक है, ये पश्चिम और ये थी पूरब। ये 4 दिशाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनकी जो बीच की दिशा होती है ना, मतलब उत्तर और पूरब की जो बीच की दिशा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब बोल देंगे। ठीक है, मतलब इनको मिला करके बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इनके बीच की जो दिशा होगी ये किसके बीच में आ रही है, पूरब और दक्षिण के बीच में आ रही है, तो इसको हम दक्षिण पूरब बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके बीच की जो दिशा होगी इसको हम क्या बोल देंगे, पश्चिम और दक्षिण बोल देंगे। फिर इनके बीच की जो दिशा होगी इसको हम क्या बोल देंगे, उत्तर और पश्चिम बोल देंगे। ठीक है, बात आ गई यहाँ तक समझ में। तो इस तरीके से 4 जो होती है वो तो मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, 4 दिशा तो मुख्य दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और 4 दिशाएं जो होती हैं वो इनके बीच में होती हैं। ठीक है, ओके भैया, यहाँ तक हो गया। उत्तर दिशा को हम अक्सर ऊ तीर से दिखाया जाता है, मतलब उत्तर दिशा को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, उत्तर को ऐसे, दक्षिण को हम द से कर देते हैं, पूरब को हम पू से कर देते हैं और पश्चिम को हम पै से कर देते हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह के बारे में अगर हम देखें, प्रतीक चिन्ह के बारे में क्या था जल्दी से बताइए। ठीक है, प्रतीक चिन्ह के बारे में क्या था, देखिए सिंबल्स क्या होते हैं, सीमित स्थान पर भवनों, रेल लाइनों या फिर नदियों को दिखाने के लिए विशिष्ट चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई रेल की पटरी अगर मुझे दर्शानी है, ठीक है, या फिर भवन दर्शाना है, तो मैं घर के डायग्राम थोड़ी ना बनाऊंगी भाई, उस पे एक पेज पे मैं इतने से मानचित्र पे घर के डायग्राम बनाऊंगी तो पूरा तो उसी से भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी सिंबल्स ले लेते हैं। जैसे घर का सिंबल्स हमने दर्शा लिया त्रिभुज से। ठीक है, कि जहां जहां भी मैं त्रिभुज का साइन बनाऊंगी इसका मतलब यहाँ यहाँ भवन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये सब जो गोले हैं ना ये दर्शा रहे हैं स्कूल्स, मतलब इस मानचित्र में जहां भी गोला है इसका मतलब ये है कि ये स्कूल है। ठीक है, ये तो स्कूल है, गोले जो हैं, और जो त्रिभुज है ना ये क्या है, ये सारे के सारे इसमें भवन है। तो इस तरीके से क्या है, हम प्रतीक ले लेते हैं और फिर उस मानचित्र में हम ऐसे नीचे दर्शा देते हैं कि घर बराबर तो हमने इसका सिंबल लिया है और स्कूल बराबर हमने लिया है ये। इस तरीके से हम सिंबल ले लेते हैं। बात आ गई आपको समझ में। ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था निर्देशांक प्रणाली और अक्षांश और देशांतर। ठीक है, मानचित्र पढ़ा, मानचित्र के प्रकार पढ़े, प्रकार के बाद घटक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था निर्देशांक प्रणाली, अक्षांश और देशांतर। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। किसी भी स्थान की सही स्थिति को जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। ये रेखाएं मिलकर के ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, और आपकी किताब में एक एग्जाम्पल भी दे रखा था कि आपका दोस्त आपसे कहता है कि तू जो है ना वो उस मार्केट में आना और उस मार्केट की 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर आ जाना। ठीक है, 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान, मतलब कि आपके दोस्त ने आपको प्रॉपर निर्देश दिया है। ठीक है, कि 5वीं दुकान, वो 5वीं तो पंक्ति है। ठीक है, इधर उधर हर किसी गली में नहीं भटकना है आपको, डायरेक्ट 5वीं गली में घुसना है। 5वीं गली में आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की जो शॉप है मैं वहीं खड़ा मिलूंगा तुम्हें। तो ठीक है, आपके दोस्त ने आपको एक परफेक्ट जो है लोकेशन अपनी दी, आप वहां जाकर के पहुंच गए निर्देशांक की सहायता से। अब जो पृथ्वी है, जो ग्लोब है, वहां पर निर्देशांक का काम कौन करती है, आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उन्हें देखिए ये रेखाएं मिलकर के ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दी है बच्चों। ठीक है, अक्षांश, अब हम देख लेते हैं एक बार अक्षांश। ये भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, मैंने आपको जो अपनी पृथ्वी थी, अपना ग्लोब था, अपना सब कुछ था, ये था, इसके माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। अक्षांश मैंने आपको समझाया था, ये जो रेखाएं होती हैं ये वृत्त बनाती है। अक्षांश रेखा, सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये सब जो है ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पर खिंची हुई है प्राकृतिक रूप से, नहीं, ये वैज्ञानिकों ने बनाया है निर्देशांक प्रणाली को बनाने के लिए। इस तरीके से जो है वो लाइनें बना दी हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है वो किस पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, किस पर होती है, 0 डिग्री पर होती है और ये सबसे बड़ा वृत्त होती है। तो मैंने आपको जो बताया, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ना भूमध्य रेखा, इसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। और ये जो है ना ये भूमध्य बिल्कुल भूमि के एकदम बीच में होती है और ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। इसके बाद के सारे वृत्त जो है वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव जो है वो होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 के बाद आप चलते जाइए चलते जाइए, और जब ध्रुव के पास जो सबसे छोटा वृत्त बनता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ध्रुव के पास कितना होता है, 90 डिग्री उत्तर, जो कि उत्तरी ध्रुव में होगा, और 90 डिग्री दक्षिण, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर होगा। ठीक है, बात आगे समझ में, दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण पर स्थित होता है। ओके भाई, जलवायु से संबंध,
इसका क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास मौसम कैसा होता है, उष्ण होता है। ये भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ भाई, गर्मी क्यों होती है वहां पे। और यह और आगे जाने पर यह जो है वो ठंडा होता जाता है। मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं किरणें तिरछी होती जाती है और यहाँ पर जो है ध्रुवों पर वो है ठंड पड़ती है। ठीक है, ये अक्षांश के बारे में बात होगी। फिर आता है देशांतर। ओके भाई, ये उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अर्धव्रत हैं। अब जो आपके अक्षांश थे तो पूरा पूरा व्रत बनाते हैं। ठीक है, देशांतर क्या होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। बात आ गई समझ में, इस तरीके से सिर्फ ये यहीं तक जाते हैं, इसका मतलब ये अर्धव्रत होते हैं। ठीक है, ये जितने भी लाइनें आ रही हैं, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, इनको हम डिटेल में बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई की है। ठीक है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। प्रमुख यामोत्तर क्या है भाई, प्रमुख यामोत्तर मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री देशांतर है। तो जो लाइन एकदम बीच में यहाँ पर खींची जाती है ना सीधी, वो क्या है, अर्धव्रत जो होता है वो होता है 0 डिग्री, जिसे हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है, मैंने आपको बताया था लंदन में एक शहर है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है ग्रीनिच। ठीक है, तो ये यहाँ से गुजरती है। ओके भाई, आगे बता दीजिए प्राचीन भारतीय यामोत्तर। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भाई भारत की भी एक पुरानी जो थी वो रेखा थी। भारत में यूरोप से पहले ही अपनी प्रमुख यामोत्तर रेखा थी जो कि उज्जैन से गुजरती थी। तो ऐसा नहीं है, अभी तो खैर इंटरनेशनल जो समय रेखा है, ठीक है, इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है वो है 0 डिग्री। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, भारत की भी एक रेखा थी जो कि कहाँ से गुजरती थी, उज्जैन से गुजरती थी। ठीक है, समय और समय क्षेत्र। फिर मैंने आपको टाइम जोन निकालना सिखाया था कि भाई किस तरीके से जो है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझाए, पूरा बेसिक से समझाया। ठीक है, जो भी है एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पहले आप जाके वो देखिए, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगी। अगर आप पहले की सारी क्लासेस नहीं देखेंगे तो आपको आज की क्लास में सब कुछ ऊपर ऊपर से ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने पिछली क्लास में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। पृथ्वी की गति देखिए आप, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है भाई, और एक घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो ये मैंने आपको फैक्ट थे, ये भी मैंने याद करवाए थे। समय की गणना हम कैसे करते हैं भाई, ग्रीनिच जो है ना, ग्रीनिच रेखा जो है वो कितने पर है, 0 डिग्री पर है। उससे पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। मैंने आपको बताया था अगर ये 0 डिग्री है तो हम इधर की तरफ जाएंगे तो समय को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, घटाएंगे समय को, समय को क्या कर देंगे, पश्चिम की तरफ जाने पर माइनस कर देंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। ओके भाई, अब देखिए भारतीय मानक समय जो है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा जो है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा से कितना ज्यादा आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये मैंने आपको निकाल के भी बताया था कि ये 5.5 घंटे का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो है 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, तो इसलिए इतना अंतर आता है। ठीक है, ये सारे जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, देखिए जो 0 डिग्री होती है ना, ये होती है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत इसके पीछे, जैसे कि ये 0 डिग्री रेखा है, यहाँ पर 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर, और फिर आप खींचते जाओ लाइन। ठीक है, 0 1 2 3, जब आप 180 पर आओगे ना पीछे, तो यही 0 के जस्ट अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिससे हम तारीख का जो है वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कौन सी तारीख है। ये लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। इसे पार करने पर तिथि में एक दिन का अंतर आ जाता है। जब हम 180 लाइन पर खड़े हैं, 180 डिग्री पर, तो जब हम पार करेंगे ना इस लाइन को, तो एक दिन का अंतर आ जाएगा। और वो अंतर कैसा आता है, ठीक है, अगर हम तारीख बढ़ाएंगे ना तो तारीख में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो दिन जो होता है वो क्या होता है, एक दिन घट जाएगा। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो दिन जो होता है वो बढ़ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट भाई बहुत अच्छे से समझाए, एक बार जाके देख लो, सच बता रही हूँ। मजा नहीं आ जाए तो बोलना आप, अगर समझ में नहीं आए तो आपको। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। ओके भैया, भारत की स्थिति क्या है, देखिए भारत की स्थिति आपको याद होनी चाहिए, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर। ठीक है, मतलब भारत की जो स्थिति है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में आती है। ठीक है, तो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि देखिए पृथ्वी पर ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध, और ये है पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है ना वो यहाँ पर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब हम अक्षांश की गणना तो किसमें करेंगे, ठीक है, अक्षांश की गणना तो इस तरीके से होगी, तो उत्तरी में आएगा ना अक्षांश। तो ये जो है ये आपकी अक्षांश की स्थिति है, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बात आ गई समझ में। और 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व ये है देशांतर की स्थिति। बात आ गई समझ में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई,
विशाल देश है रूस, ठीक है, रूस जो है बहुत बड़ा है, उसमें 11 टाइम जोन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 जो है वो टाइम जोन है अलग अलग, ठीक है। हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है, ठीक है। हमने क्या किया है, ये जो 82.5 डिग्री हमारी रेखा है ये गुजरती है यूपी, ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से। तो हमने तो भाई क्या किया है, एक ही टाइम जोन रखा है हमारे भारत में, एक ही टाइम जोन है, सब जगह एक जैसा ही टाइम चलता है, लेकिन अमेरिका में और रूस में जो है वो 11 तरीके का टाइम चलता है। ग्लोब क्या होता है, ये पृथ्वी का सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसका जो है आकार भी पृथ्वी की तरह गोलाकार होता है। हमने पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब जैसी एक आकृति बना ली है, ताकि उससे हम सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पता है आपको एक बात बताऊं, हम ग्लोब से करते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन मैंने आपको ना इस बॉल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए। सच में ये बॉल जो है ना मेरे लिए बहुत सम्माननीय है कि मैंने इस बॉल के माध्यम से ना अपने बच्चों को इतने अच्छे से समझाया ना, लिटरली थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो है ना आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया है, ठीक है। अभी हम जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो आप एक बार ये देख लो। लेकिन ये देखने से पहले मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो ना, अगर आप सच्ची में ही पढ़ना चाहते हो और सच में चाहते हो कि हमें समझ में आए, तो आप एक बार पहले वाली जो मेरी क्लासेस है वो भी देख लो, ओके।